2017 में आई ये गेम डिटेंशन अपने ईरी एटमॉस्फेयर और ग्राफिक्स से एक ऐसी स्टोरी को अनरेवल करती है दैट रेंडर्स द प्लेयर्स ऑफ दिस गेम स्पीचलेस। ये गेम 1960s के ताइवान पे बेस्ड है, जब पूरा ताइवान मार्शल लॉ के अंडर था। इट वॉज ए पीरियड ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल रिप्रेशन एंड सेंसरशिप। इस समय पर जितने भी पत्रकार थे, स्टूडेंट्स थे, या जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी जो भी करंट रेजिम को अपोज करती थी, उनको या तो अरेस्ट कर लिया जाता था या फिर उन्हें किसी न किसी तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाता था। ये गेम उस समय की जो इंडिविजुअल फ्रीडम के जो स्ट्रगल होते थे उनको बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है। गेम की अगर स्टोरी की बात करें तो गेम की मेन कैरेक्टर है रे, जिसके अराउंड पूरा गेम सेंटर्ड है। रे जिसका घर परिवार एक टाइम पर बहुत खुशहाल हुआ करता था until his father starts drinking। रे बताती है कि उसके फादर कभी ड्रिंक नहीं किया करते थे अनलेस न्यू ईयर हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो, लेकिन जब से उसके फादर फ्रीक्वेंटली ड्रिंक करने लगे उसके घर में झगड़े, मारपीट, गृह कलेश ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए। घर में झगड़े, मारपीट, ऑब्वियसली रे बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी इस टाइम तक। शी ऑल्सो सेज वन टाइम जब उसके फादर घर आए थे शराब पीकर, तो उनके कपड़ों पर पाउडर्ड मेकअप लगा हुआ था। एंड दिस कुड ओनली मीन वन थिंग कि उसके फादर ने उसकी मम्मी पर चीट करना शुरू कर दिया था। इन सब से परेशान होकर रे की मदर डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड यानी रे के पिता को अथॉरिटीज में रैट आउट कर देगी। वो अपने फादर को एक ब्राइवरी स्कीम में फंसा देती है दैट लेड टू हर हस्बैंड बीइंग अरेस्टेड। और जब रे अपने मदर से पापा के बारे में पूछती है, उसकी माँ कहती है डैड गॉट हिज हैंड डर्टी बट डोंट वरी हिल लिव। और ऑब्वियसली इन सब से रे की जो मेंटल हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड शी begins seeking counseling from her teacher Mr. Chang। जैसे जैसे रे की काउंसलिंग आगे बढ़ती रहती है, शी begins developing feelings for him because Mr. Chang भी रे में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं by giving her that dear pendant, जो कि हमने गेम की स्टार्टिंग में हमने उस पंखे से निकाला था, अगर आपको याद हो तो। बट एक बार जब रे की काउंसलिंग सेशन ख़त्म हो जाती है, मिस्टर चैंग खुद को रे से डिस्टेंट करने लगते हैं एंड शी इज़ वंस अगेन लेफ्ट ऑन हर ओन। जिस गड्ढे से वो इतने टाइम से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो वापस से उसी गड्ढे में गिरने लगती है। हर ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बिगिंस टू फेड एंड वंस अगेन शी इज़ लेफ्ट विद नो वन एल्स बट हरसेल्फ एंड हर लोनलीनेस। बट एक बार जब वो काउंसलर के ऑफिस से गुजर रही होती है, शी ओवरहर्ड्स मिस्टर चैंग एंड मिस सियन टॉकिंग। ये पूरी कॉन्वर्सेशन एक इलीगल बुक क्लब के बारे में होती है, जिसमें मिस्टर चैंग, मिस सियन, वे एंड कुछ और स्टूडेंट्स होते हैं। ये लोग बेसिकली उन बुक्स को पढ़ते हैं जिन बुक्स को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, क्योंकि इनका मानना है दैट नॉलेज शुड नॉट बी सप्रेस्ड। सो मिस सियन मिस्टर चैंग से ये कह रही होती है कि क्या तुम हमारे बारे में भूल गए हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक क्लब। लेकिन रे इसको एक गलत ही दिशा में ले जाती है एंड शी थॉट्स कि मिस सियन मिस्टर चैंग को उससे अलग करना चाहते हैं। इससे रे बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड शी डिसाइड टू यूज़ हर मदर्स टैक्टिक्स। वो डिसाइड करती है कि मैं मिस सियन को रैट आउट कर दूंगी। उसके बाद वो वही से बुक क्लब के बारे में पूछती है और उससे वो इलीगल बुक्स की लिस्ट ले लेती है एंड बाद में उस लिस्ट को इंस्ट्रक्टर बाई को दे देती है, थिंकिंग इससे मिसेस यिन को जेल हो जाएगी बट शी विल लिव लाइक हर फादर। लेकिन रे ने कभी भी अपनी लाइफ में अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में
ये इमेजिन नहीं किया होगा कि उसकी इस छोटी सी गलती की दूसरों को क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका आउटकम बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। इस बुक लिस्ट के लीक हो जाने के बाद अरेस्ट को इन्वाइट करने के लिए मशीन ताइवान छोड़कर भाग जाती है और वे जो होता है उसको 15 साल की इम्प्रिजमेंट सुनाई जाती है एंड मिस्टर चैंग जो होते हैं उनको डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है फ्रॉम द कोर्ट। इसके बाद रे को सारे लोग स्निच कहकर बुली करने लगते हैं अंटिल रे डिसाइड्स टू एंड हरसेल्फ। एंड नाउ अब आपको समझ आ गया होगा कि इस गेम में आप रे के कैरेक्टर के साथ नहीं खेलते बल्कि उसके स्पिरिट के साथ खेलते हैं। और जैसे जैसे आप इस गेम में प्रोग्रेस करते हैं उसकी जो भी पास्ट ट्रॉमास थे, उसके इंटेंशंस, उसके मोटिव्स, उसके रिग्रेट्स, सारी चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होने लगती हैं। ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट लेड टू हर डिमाइज। एंड थ्रू आउट दिस गेम उसके रिग्रेट्स और उसके मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा अपैरेंट नज़र आने लगते हैं जो कि उसको एक सेंस ऑफ आइसोलेशन की तरफ ढकेल देते हैं। रे की जो अपनी पूरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आर्क है इन्हीं इमोशनल बर्डन्स के आसपास घूमती रहती है और जो उसका क्वेस्ट है मुक्ति पाने के लिए वो चलता रहता है। रे के कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी फर्दर इनहेंस भी हो जाती है बाय एक्सप्लोरिंग द ईस्ट एशियन माइथोलॉजी। उसके जो सुपर नेचुरल बीइंग्स के साथ एनकाउंटर होते हैं वो भी एक अलग लेयर ऐड करते हैं उसके कैरेक्टर में। और ये जो सुपर नेचुरल बीइंग्स हमें दिखाए जाते हैं थ्रू आउट द गेम दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट हर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ये एक मेटाफोर की तरह भी पूरे गेम में सर्व करते हैं। गेम की अगर आखिर की बात कर लें तो गेम के आखिर में रे की शैडो हमें कुछ चॉइसेस देती है दैट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ दिस गेम। अगर आप इसमें गलत चॉइस चूज करते हैं तो रे की शैडो आपसे कहती है आई एम यू बट येट यू आर नॉट मी। बेसिकली ये इम्प्लाई करती है कि रे ने अभी भी अपने गिल्ट को एक्नॉलेज नहीं किया है। बट इफ यू मेक द राइट डिसीजंस इन द गेम रे कन्फ्रंट्स द ट्रूथ एंड द गिल्ट शी एक्चुअली कैरीज एंड विद दैट राइट डिसीजन उसकी स्पिरिट इस दुनिया से एस्केप कर जाती है। ये थी पूरे गेम की एक ओवरऑल स्टोरी। अब इस गेम के मेटाफोर और सिंबलिज्म की बात कर लेते हैं। गेम में एक जगह हमें पंखे के अंदर एक चूहा दिखाया जाता है विच इज़ बेसिकली ए रेफरेंस ऑफ रे बिकॉज रे ने अपने सारे फ्रेंड्स को रैट आउट कर दिया था। इस सीन में वे उल्टा लटका होता है विच शोज द एग्जीक्यूशन स्टाइल ऑफ द वाइट टेरर पीरियड एंड उसके फेसेस पे कुछ स्क्रैचेस भी होती हैं। बेसिकली इस बात को दर्शाती है कि उसको टॉर्चर किया गया है बहुत ज़्यादा। गेम के स्टार्ट में जब रे और वे घर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक ब्रोकन ब्रिज और रेड रिवर दिखाया जाता है जो कि एक जापानीज मिथोलॉजिकल रेफरेंस है। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी स्पिरिट होती है जिसका कोई अनफिनिश्ड वर्क इस दुनिया में रह जाता है वो इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकती। इस गेम में कई जगह हमें वाइट फ्लावर्स दिखाए जाते हैं। बेसिकली ये वाइट फ्लावर्स रिप्रेजेंट करते हैं इनोसेंस को, प्योरिटी को और लॉस को। और इफ़ यू हैव नोटिस ये सारी रे की ही क्वालिटीज़ होती है। इस सीन में जस्टिस चैंग हुआंग को दिखाया गया है जो कि एक चाइनीज़ देवता है। रे इनसे 3 सवाल करती है। पहला सवाल वो ये करती है कि क्या वो कभी अपने तरीके से लाइफ जी पाएगी जिस तरीके से वो जीना चाहती है, जिसका आंसर होता है एक लाफिंग आंसर जिसका मतलब होता है कि इवन गॉड इज़ नॉट श्योर। दूसरा सवाल वो ये करती है कि क्या उसके पेरेंट्स कभी एक साथ आ पाएंगे, कभी वो लड़ाई झगड़ा छोड़ के पहले की तरह क्या वो एक साथ आ पाएंगे, जिसका जवाब होता है क्राइंग आंसर विच मीन्स नो या गॉड डिसएग्रीज। तीसरा सवाल वो ये करती है कि क्या वो कभी एक सिंपल लाइफ जी पाएगी अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, जिसका आंसर एक डिवाइन आंसर होता है विच मीन्स यस। इस सीन में मिस्टर चैंग हमें बोट पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये बेसिकली इस बात को दर्शाता है कि मिस्टर चैंग ही वो आदमी है जो रे को वो रिवर क्रॉस करवा सकते हैं और उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। इस सीन में हमें पपेट्स दिखाए जाते हैं
बेसिकली इनमें से जिस पपेट के सर पे हुड लगा हुआ है वो मिस्टर चैंग है, और जो पपेट उल्टा लटका हुआ है वो वेई है। इस सीन में हमें गोल्ड फिश दिखाई जाती है जो कि बुद्धिज्म में फ्रीडम और हैप्पीनेस का प्रतीक है, और थोड़ी देर बाद हमें फिश बोन्स दिखाए जाते हैं विच मीन्स रे की हैप्पीनेस और फ्रीडम छीन चुकी है। गेम में हमें कई जगह रेड कैंडल्स भी दिखाई जाती हैं। ये रेड कैंडल्स सजावट के लिए नहीं होती, ये बेसिकली उन लोगों को ऑनर करने के लिए होती है who have lost their life while fighting for freedom। ये थे गेम के पूरी स्टोरी, और जितने भी मेटाफोर्स थे मैंने बता दिया आपको। और भी मेटाफोर्स है लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। बाय बाय।